देखो आराम से समझना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। क्या आना चाहिए बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। तो फोकस करना हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। आपके वैसे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो लेवल वाइज आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है नहीं है? चलें देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन एक कैसा है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। क्या है बेटा? हाइपोथेटिकल फिनोमिना। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है नहीं है, ऑर्बिटल्स हैं, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होके जितने एनवायरनमेंट में सराउंडिंग एटम है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होके स्पेसिफाई शेप या ज्योमेट्री बोल दो बेस्ट है, एक स्पेसिफाई ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाते हैं मॉलिक्यूल को। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को अपन देखें उससे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, उस मॉलिक्यूल में दो प्रकार के एटम होते हैं। एक तो सेंट्रल एटम होता है। कौन सा होता है बेटा? सेंट्रल एटम। और एक होता है आपका सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है ये बात, इसलिए मैं यहां पे कर रहा हूं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करोगे उससे पहले आपको मॉलिक्यूल के अंदर क्या पता होना चाहिए भाई, सेंट्रल एटम कौन है और सराउंडिंग एटम कौन है। ठीक है बेटा? अब सुनना, सेंट्रल एटम जनरली तो क्या होता है, एक होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है सेंट्रल एटम। लेकिन सराउंडिंग एटम जो है मोर देन वन और मोर देन वन भी हो सकते हैं ये। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई सेंट्रल एटम 10 मिलेंगे 15 मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम का मतलब होता है कि वो एटम जो बिल्कुल सेंटर पे है, मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर पे है, और वो ही आपको क्या दे रहा है? ज्योमेट्री दे रहा है। तो एक्चुअल में जो सेंट्रल एटम होता है, जनरली फिनोमिना की बात करेंगे अपन कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी विद्युतीनता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, साइज बड़ी होती है। साइज क्या है? लार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो क्या हो? कम हो, और साइज क्या हो? बड़ी हो। वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले करता है। तो इसके अपोजिट सराउंडिंग एटम कौन होगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई हो, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और आप बोल दो साइज जो हो इसकी वो क्या हो? स्मॉल हो, कंपेरेटिवली साइज स्मॉल। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी सा है कंसेप्ट। कोई दिक्कत? हाँ। अब जैसे बात करें अपन SF6 की, तो आपको देखकर पता लगना चाहिए हु इज द सराउंडिंग एटम, हु इज द सेंट्रल एटम। तो ये तो सेंट्रल एटम है, सल्फर तो सेंट्रल एटम है, और ये कैसा है? सराउंडिंग एटम है। कैसा है बेटा? सराउंडिंग एटम। ठीक है नहीं है? पता लग जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप देख सकते हो। बाकी का मैं बताऊंगा आपको, बताते हुए चलूंगा, आप देखते हुए चलना। तो सेंट्रल एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या करता है? गेट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन लेगा? सेंट्रल एटम। बोले सर सराउंडिंग एटम क्या करेंगे? भैया सराउंडिंग एटम जो है बॉन्ड बनाएंगे बाय द ओवरलैपिंग। ठीक है नहीं है? ये क्या कराएंगे? फॉर्म बॉन्ड विद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएंगे? बॉन्ड। और बॉन्ड हमेशा कैसे बनेगा? बॉन्ड हमेशा ओवरलैपिंग से बनता है। कहीं से बनता है बेटा? ओवरलैपिंग से। कहीं से बनेगा? ओवरलैपिंग से बनेगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सा है। दोबारा सुन लो, आराम से सुन लो। सेंट्रल एटम कौन है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो है, साइज बड़ी है। सेंट्रल एटम क्या करता है भैया? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट लेता है, हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, अपने ऑर्बिटलों को इस प्रकार से अरेंज करेगा एक परफेक्ट ज्योमेट्री उसको मिले, मिनिमम एनर्जी की ज्योमेट्री मिले। ठीक है नहीं है? सराउंडिंग एटम कौन होता है? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो, साइज छोटी हो, और सराउंडिंग एटम क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल जो मेटल एटम है
उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड हमेशा कहीं से बनते हैं बेटा, ओवरलैपिंग से बनते हैं। चाहे सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, ओवरलैपिंग से बनेंगे। और ये ओवरलैपिंग जो है वो करेगा किसके साथ, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा। कहीं के साथ करेगा बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है, चले आगे, ठीक है भाई। तो एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग मॉलिक्यूलों का अलग अलग तरीके से निकलता है, ठीक है, नहीं है। जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेस पर, ठीक है, नहीं है। काहे के ऊपर निकलता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेस पर। तो अपन इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। मेथड फर्स्ट अपन ले रहे हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का। पहला मेथड है आपका, आप ये बोल दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और खासकर किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे अपन, कार्बन का निकालेंगे, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, निकाल ले, कोई दिक्कत। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है। अगर वो चारों वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड हो, किसके द्वारा, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हो, 4 सिग्मा मिले, तो समझ जाना कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कौन सा है, sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड मिले, 4 सिंगल बॉन्ड मिले, तो समझ जाना कि वो क्या है, sp3। और अगर आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और तीसरा सिग्मा, ठीक है बेटा, कितने बॉन्ड मिले, 3 सिग्मा बॉन्ड मिले, 1 पाई बॉन्ड मिले। आप ये भी कह सकते हो 3 तो सिग्मा बोल दिया आपने प्लस 1 पाई बोल दिया। आप ये भी बोल सकते हो कि 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड मिले, क्या मिले, 1 डबल बॉन्ड मिले, ये भी तो बोल सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कर सकते हो आराम से, इजी, ठीक है, नहीं है। फिर देखते हैं अपन और चेक करना आराम से। अगर मान लो कि आपको सिग्मा बॉन्ड केवल 2 ही मिल रहे और 2 पाई बॉन्ड मिल रहे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, ये लिखोगे बेटा। या फिर आप एक कंसेप्ट और लिख सकते हो कि एक तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp, क्या होगा, sp, sp, sp। कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से, इजी। चलो देखो, नेक्स्ट जो है वो है ये वाला, आराम से लिखते हुए चलो। इसके बाद 2 सिग्मा 2 पाई, क्या है, 2 सिग्मा और 2 पाई है, और 2 सिग्मा और 2 पाई, तो इसका मतलब ये हो गया, कंसेप्ट वही लगेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो यहां पे क्या बोलोगे, 2 डबल बॉन्ड अगर हो कार्बन के पास डबल बॉन्ड, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। क्या होता है, sp। अब तुम समझने की कोशिश करना कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और दिमाग में रखना क्या क्वेश्चन है, कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो आप कहोगे सर 1s 3p, 1s और 3p, यानी टोटल 4 ऑर्बिटलों ने पार्टिसिपेट लिया। कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट लिया, कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट लिया, 4 ने, 1s और 3p। यहां पे कितने ने लिया बेटा, 3 ने। यहां पे कितनों ने लिया, यहां पे 2 ने, और यहां पे कितनों ने लिया, यहां पे भी 2। ऑर्बिटल्स भी चेक करने आने चाहिए। कर लोगे भाई। तो अपन कुछ एग्जांपल्स ले लें पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, देखो आराम से। हाँ जी, अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने CH4 लिया, क्या लिया, CH4, और एक ले लिया मैंने ये एल्डिहाइड, जिसको आप बोलते हो फॉर्मेल्डिहाइड, और एक आपने साइनाइड ले लिया, एक आपने एलीन ले लिया। क्या ले लिया, एलीन। ठीक है बेटा, बहुत इतने तो 4 एग्जाम्पल तो इतने में हो जाता है सारा। तो यहां पे आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का क्या है, 2 पाई, आपको 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, या 3 सिग्मा 1 पाई दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, इसको
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कोई दिक्कत। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, बात करके आए यहाँ पर। और यहाँ पे भी आप चेक करोगे दो डबल बॉन्ड पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp। लेकिन ये वाले जो हैं वो बेटा sp2 है, ये वाले क्या हैं, sp2 है। कोई दिक्कत। शेप साइज ज्योमेट्री सब की बात अपन बाद में करेंगे, पहले अपन को ये कंसेप्ट आना जरूरी है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। क्योंकि जो शेप साइज के बारे में बताता है वो कौन बताता है, वो बताता है वेस्पर थ्योरी। कौन बताएगी, वेस्पर थ्योरी बताएगी। समझ में आई बात, कौन बताएगी, वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है वो है लोन पेयर मेथड। लोन पेयर मेथड सेकंड मेथड आ गया, लोन पेयर मेथड। और लोन पेयर मेथड जो है ये भी बहुत इजी मेथड है। इसमें क्या चेक करना होता है, इसमें अपन को चेक करना पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या चेक करना पड़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल के पास जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई दिक्कत। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल एटम की, हम ये चेक करते हैं कितने बॉन्ड पेयर है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कि कितने बॉन्ड पेयर है, ठीक है। साथ में अपन चेक करेंगे नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर। कौन से लोन पेयर, लोकेलाइज्ड लोन पेयर, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, उसको कहा जाता है लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये जितने भी आएंगे उसके हिसाब से अपन बना लेंगे। अगर मान लो कि इनकी संख्या 2 आती है ना, अगर इनकी संख्या 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है, 3 आती है तो sp2 है, क्या है बेटा, 3 आती है तो sp2 है, 4 आती है तो sp3 है, ठीक है भाई, 5 आती है तो आपका क्या आएगा बेटा, sp3d या dsp3। 6 आएगी तो अपन क्या बोलेंगे, sp3d2 और d2sp3। और अगर 7 आ गया तो sp3d3, ये ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो ये अपन को चेक करना है, विद एग्जांपल्स अपन चेक करेंगे, घबराओ मत आप, अभी एग्जांपल चेक करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ये मेथड न लगाएं, जो मैं फाइनली मेथड आपको सिखाऊंगा वो लगाना है आपको, उससे एक्यूरेट आंसर आएंगे, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास ये आएंगे तो आप कोरोस्पोंडिंग हाइब्रिडाइजेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी सा है कंसेप्ट। अब जैसे मान लो कि आपको H2O दे दिया, कौन दे दिया भाई, H2O दे दिया। अब H2O को आप चेक करोगे तो आप इसकी स्ट्रक्चर लिखोगे H2O की, बोले सर ये रही स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर जब लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सर इसके पास तो 2 तो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, कितने हैं भाई, BP आपके 2 हैं, LP भी आपके 2 हैं। तो इसका मतलब आपके जो n की वैल्यू है जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो 4 होगी, 4 होगी, 4 होगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा, sp3, क्या आएगा, sp3 आएगा। कोई दिक्कत, कर सकते हो आराम से, क्या आएगा, sp3 आएगा। ऐसे ही आप चेक करोगे, जैसे मान लो कि PCl5 लिखोगे आप, तो आप चेक करोगे फॉस्फोरस और ये लो साहब, बोले कितने Cl लगे हुए हैं, 5 Cl लगे हुए। फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर रहेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बोले सर इलेक्ट्रॉन पेयर में आप देखोगे बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0 है, क्या है भाई, लोन पेयर 0 है। तो n=5 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या तो sp3d होगा या dsp3 होगा।
कर सकते हो आप उनसे, चेक करना आना चाहिए बस, ठीक है नहीं है। बेसिकली ये फॉर्मूला क्यों बताया जाता है, कहाँ बताया जाता है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस नाइट्रोजन का और इस नाइट्रोजन का लोन जो हाइब्रिडाइजेशन वो क्या है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलोगे सर 3 तो बॉन्ड पेयर है इसमें, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनने के कारण कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? sp3। नो डाउट इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है नहीं? लेकिन जैसे ही आप ये चेक करोगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा बेटा? लोन पेयर मना कर देगा कि मेरे को काउंट मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि मैं डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ले रहा हूं। जैसे कहीं जाने का प्रोग्राम बनता है तो सब राजी हो जाते हैं, एक आदमी बोलता है यार मेरे को तो वहां जाना है, मैं तो आ नहीं सकता, तो मेरे को काउंट मत करना। होता है कि नहीं होता? सेम वही कंडीशन लगेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आए यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जब आएंगे, ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिड हो जाएगा? sp2। ये ध्यान रखना। समझ में आई कुछ बात या नहीं आई? बिल्कुल इजी सा नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ऐसे ही अपन चेक कर सकते हैं CH3 का, CH3 माइनस का। CH3 माइनस में अपन चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा? कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर के रूप में नेगेटिव चार्ज। तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जैसे इसको मैं, आप देखना एक बार, जैसे ही मैंने इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, तो आपके मन में वही आएगा 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर, यानी 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कितने? 1 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर मना कर देगा, क्या करेगा कि भाई मेरे को काउंट ही मत कर। क्यों? क्योंकि मैं डीलोकलाइजेशन जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? डीलोकलाइजेशन जा रहा हूं। तो यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, किसकी बजाय 4 के। तो 3 जब आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? ऐसा। बेसिकली ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये जो मेथड है, इस टाइप के मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए यूज में लिया जाता है। जब क्या बोल रहे हैं अपन? डीलोकलाइज। क्या बोल रहे हैं? कि हमें वो लोन पेयर लेना है जो लोकलाइज है, वो कहीं नहीं जा रहा घूमने के लिए, नहीं जा रहा, इस कारण से उसको काउंट किया। जबकि ये क्या कर रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए काउंट नहीं करेंगे। यही बात हुई थी अपने बीच में। कोई दिक्कत, कोई डाउट? चले आगे, ठीक है। देखो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो तीसरा मेथड है वो है VMCA मेथड। VMCA मेथड, VMCA मेथड, ठीक है नहीं है? VMCA मेथड भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ही कैलकुलेट करके देगा, यानी कि n की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करके देगा। फॉर्मूला थोड़ा सा ये है 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। कोई दिक्कत? अब इसको मतलब समझा देता हूं। V का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है। तो V का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। ये दूसरा क्या है? M। ये है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। ऐसे सराउंडिंग एटम जो मोनोवैलेंटली ऐड हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़ रखे हैं। मोनोवैलेंट का मतलब ये होता है सिंगल बॉन्ड के रूप में जुड़ रखे हैं, मोनोवैलेंट का मतलब ये होता है, ठीक है नहीं है? C का मतलब है कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज। और कैटायनिक चार्ज का मतलब होता है कि जैसे किसी के ऊपर +2 है, +3 है, +1 है, तो उस चार्ज को आप माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। और A का मतलब है एनायनिक चार्ज। क्या है बेटा?
एनायनिक चार्ज। क्या है बेटा? एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर नेगेटिव में, जैसे SO4 -2, ये एनायनिक चार्ज है। PO4 -2 है, ये भी एनायनिक, -3 है, ये भी एनायनिक चार्ज। तो एनायनिक चार्ज को हमें ऐड करना है, कैटायनिक चार्ज को माइनस करना है। जैसे इस वाले केस में हम कैटायनिक नहीं है तो हटा दो इसको, एनायनिक की जगह आप +2 कर दो। इसमें क्या कैलकुलेट करने के बाद? वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और दूसरे आपके मोनोवैलेंट एटमों की संख्या। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का कैसे पता लगेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? समझ में आई? आपको कैसे पता लगेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो देखो इधर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, यही है बेटा। कोई छोड़ थोड़ी है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इनके ग्रुप्स को तो पहचानते हो ना, ग्रुप वाइज तो याद होंगे ना आपको एलिमेंट, ग्रुप वाइज तो याद होंगे ना। जैसे ऑर्गन आता है यहाँ पे, ऑर्गन के बाद जीनोम आता है, जीनोम के बाद क्रिप्टोन आता है। ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, सही है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, Np, ऐसे ही कासी। ऐसे एटम्स को पहचान लोगे, कोई दिक्कत। और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 मिलेगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मिलेगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा। कार्बन में और कार्बन फैमिली में कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा और यहाँ पे 8 मिलेगा, 8 मिलेगा। तो कितना आसान हो गया ना आपके लिए कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगी भाई किसमें कितना होता है। तो सेंट्रल एटम अगर इनमें से कोई आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आपको सर मोनोवैलेंट एटम का कैसे पता लगेगा? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन फैमिली वाले सारे बाइवैलेंट होते हैं। क्या होते हैं? बाइवैलेंट, डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, इसलिए इनको छोड़कर सारे मोनोवैलेंट है। घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिल्कुल BeCl2 से। बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम के पास? कितने बताए थे? लिथियम, बेरिलियम 2 ही बताए थे। और मोनोवैलेंट एटमों की संख्या कितनी है? मोनोवैलेंट एटमों की संख्या 2 है। आपका C कितना है? बोले सर 0 है। A कितना है? बोले सर वो भी 0 है। तो आपका फॉर्मूला क्या था? आपका फॉर्मूला था N = 1/2 V + M - C + A। यही तो था फॉर्मूला। अब जो चीज नहीं है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/2, हाँ बेटा आया समझ में? 2 + 2, तो ये हो गया 4/2। कितना आ गया? 2। जब 2 आता है तो आपको क्या पता होता है भाई? sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। कर सकते हो आराम से, इजी है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, हाँ BF3 को अपन चेक करें। किसको चेक करें? BF3 को। बोरोन के पास बोरोन सेंट्रल एटम है, लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, साइज बड़ी है बोरोन की F से। तो बोरोन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सब आपने 3 है, लिख रखे हैं, चेक कर लो। मोनोवैलेंट एटम जो है ये 3 है, ठीक है नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कैटायनिक चार्ज 0 है, एनायनिक चार्ज भी 0 है। कैटायनिक चार्ज भी 0 है, एनायनिक चार्ज भी 0 है। तो फॉर्मूला लगा दो। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 3 + 3 प्लस जो भी है ±0, तो इतना ही कर लो, ज्यादा कहीं को करते हो आप। इक्वल टू ये कितना हो गया? 6/2। इसका मतलब क्या हो गया? 3 होने का मतलब क्या हो गया? sp2। क्या भाई? sp2। 1s 2p, ऐसे याद करो, 1s 2p कर लोगे भाई। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, किसका? NH3 का। NH3
तो नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? हाँ, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? m की वैल्यू 3 है, और आपका जो कैटायनिक चार्ज है वो 0 है, एनायनिक चार्ज भी 0। तो फॉर्मूले में ये दोनों ही काम में आएंगे। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2, 5 प्लस 3 कितना हो गया? ये हो गया आपका 8/2, 4। तो क्या हो गया? 8/4 का मतलब sp3। अभी आपको साइज शेप से कोई मतलब नहीं है, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखो, फिर साइज और शेप के बारे में कौन बताएगा? वेस्पर थ्योरी बताएगी। तो वेस्पर अपन जब करेंगे, ठीक है कि नहीं है, ये एक बार हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाए वेस्पर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कर लोगे भाई आराम से। नेक्स्ट देखोगे आप, तो जैसे SO4-2 का है, इसका आपको निकालना है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, और ऑक्सीजन फैमिली वालों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और मोनोवैलेंट एटमों की संख्या 0 है। क्यों 0 है? ऑक्सीजन, सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए अपन ने छोड़ दिया। अच्छा, कैटायनिक चार्ज 0 है, एनायनिक चार्ज -2 है। क्या है? -2 है एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज क्या है? -2 है। ठीक है नहीं है? अब यहां पे प्लस माइनस मत लगाओ, आप केवल और केवल डायरेक्ट बताओगे भाई कितना है। ठीक है नहीं है? बाकी का फॉर्मूला देखिएगा आपने। तो देखो n = 1/2, 6 + 0 + 2। चलो पूरा लिख देता हूं, -0 + 2। ठीक है बेटा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 8/2 = 4। 4 का मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो करके देखना। एक तो PO4-3 आप करके देखो, एक ClO4-3 करके देखो। ये फास्फोरस का है, करके देखो आप इनको इसी मेथड से। कर लोगे भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इजी है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट मेथड जो है आपका 4th मेथड, वो कहलाता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है नहीं? इसको बोलता हूं TVE मेथड। कौन सा मेथड? TVE मेथड। कोई दिक्कत? कर सकते हो आराम से। अब जो TVE का कंसेप्ट है वो ढंग से समझना, ठीक है? इसमें क्या करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए XYZ, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल आ गया, कोई भी मॉलिक्यूल आ गया, तो आपने क्या किया? आपके पास पता लगा कि सेंट्रल एटम है, आपके पास पता लगा कि सराउंडिंग एटम है, आपके पास दोनों चीज आ गई। सेंट्रल एटम का पता लगा लिया, सराउंडिंग एटम का पता लगा लिया। आप इनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। क्या काउंट कर लो भाई? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, काउंट कर लो, गिन लो। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे SF4 है, SF4 बात समझ नहीं? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके 6 होंगे, और फ्लोरीन में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही होते हैं क्या? और कितने हैं? 4 फ्लोरीन है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई? 6 + 28, सही है? तो ये कितना हो गया? 34, यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई? 34 आ गई। आई थिंक कर सकते हो आप कैलकुलेट। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं अपन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाले, ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही आप इसका चेक करो, XCF2 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो एक बार, XCF4 का, XCF6 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। XCO3 का, XCO4 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको आइडिया लग जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तब।
कि इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें पाए जाते हैं 7, तो 8 प्लस 2 7, तो 14, 8 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो गया 22। कितना हो गया बेटा 22। कोई दिक्कत ठीक है कि नहीं है। और जब इसका चेक करोगे 8 और यहां भी कितना आएगा 7, सॉरी हाँ वो कोई बात नहीं, वो तो कैसे करूं, 4 है ये एटम, क्या है 4 एटम है, तो ये कितना हो गया 28, 8 प्लस 28 36 हुआ, कि हुआ बेटा ये टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है 8 प्लस 6 इंटू 7, तो ये 42 हो गया क्या 42, तो ये कितना हो गया 50 हो गया ये। ऐसे इसको चेक कर लो, इसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं 6 होते हैं, तो 8 प्लस 6 3, तो ये हो गया 8 प्लस 18 26। इसमें कितने आएंगे 8, इसमें भी 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 6, तो ये हो गया 8 प्लस 24, और ये कितना हो जाएगा फिर 32। बात समझ में आई क्या या नहीं आई? आप क्या चेक कर रहे हो बेटा, आप चेक कर रहे हो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या चेक कर रहे हो बेटा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया। अब क्राइटेरिया देखो इसका कि अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर चेक करने आ गया ना तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखो जैसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास आए तो आपको चेक करना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 8 से कम आए, 8 या 8 से कम आए, क्या है 8 या 8 से कम आए, ठीक है नहीं है। तो आपको क्या करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, क्या भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है भाई। तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो कुछ भी आएगा, x आया मान लो, ठीक है नहीं है, क्या आया x, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, x आ गया आ जाने को क्या दिक्कत होगी, ठीक है नहीं है। आपको दूसरा क्या लेना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है या तो 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है या 56 के इक्वल या उससे कम है। तो आपको क्या करना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे डिवाइड करना है 8 से, होने तो डिवाइड, यहां पे मान लो कि y आ गया, कर लो डिवाइड, बस ये जानना 2 8 और 18। और अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से ज्यादा है, अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा है बेटा 56 से ज्यादा है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप किससे डिवाइड करोगे 18 से, किससे डिवाइड करोगे 18 से डिवाइड करोगे। तो जैसे ही 18 से डिवाइड करोगे तो z आएगा। अब बोले सर क्या करें x y z, हाँ भाई हाँ तो कंसेप्ट समझना, अभी मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा एक्स वाई जेड का क्या करना है। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं अपन वाटर मॉलिक्यूल, क्या ले बेटा वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं एग्जांपल, करना क्या है बता रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल आपने लिया H2O, तो आपको पता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन 2 हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ गए, क्या आ गए भाई 8 का मतलब ये हो गया, ठीक है नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x बराबर कितना आ गया बेटा 4 आ गया, और यही आपकी इलेक्ट्रॉन पेयरों की संख्या है, एक्चुअल में क्या है इलेक्ट्रॉन पेयरों की संख्या है। और इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे बेटा 4 आ गए ना, तो n की वैल्यू 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिमाग नहीं लगाना, चेक करो, देखिए आप खुद चेक करके देखो एक बार BE, ओहो ये तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको डिवाइड जो करना है वो ऐसे नहीं करना जैसे दे रखा है, आपको ऐसे करना है, याद आ गई, बचपन में ऐसे किया करते थे 8 ऐसे, तो कितनी बार गया 4, कितनी बार गया 4 बार, क्या आ गया यहां पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, नहीं समझ में बात, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर क्या हो कि 0 नहीं आए तो उसका तरीका है, बताता हूं कैसे, एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो कि अभी अपन ने किया है, ये ले लो SF4 का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट तो है ही अपने पास, चलो तो अपने पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए SF4 में 34, यही आए थे क्या? हाँ यही आए। किसमें? SF4 में। कोई दिक्कत? आप क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे भाई? बोलो, किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे, कर दो। तो डिवाइड ऐसे ही करना है जैसे बताया मैंने ट्रेडिशनली, 8 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर 8 चौक 32, 32, 8 4 32, बोले सर 2 बच गया, अब क्या करना है इस 2 का? भैया कुछ नहीं करना, ये 2 आपका नया वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये रिमाइंडर है ना, ये क्या है? यहां पे रिमाइंडर जो है, जो शेष फल बचा है रिमाइंडर, ये न्यू टीवी है। क्या है? नया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो नया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में से कौन सी क्राइटेरिया में आ रहा है? कौन सी क्राइटेरिया में आ रहा है बताओ देखिए। बोले सर फर्स्ट वाले में आ रहा है। तो आपने निकाला क्या है? बोले सर हमने तो वाई निकाला है। बहुत बढ़िया बात, क्या निकाला भाई? वाई तो निकाला है आपने, ये ठीक है नहीं है? तो एक काम करो, इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो, इधर 2 आ गए। 2 कौन सी कैटेगरी में आ गए बेटा? इस कैटेगरी में। यानी किससे डिवाइड करना है इसको? इसको डिवाइड करना है। बोले सर 2 से करो डिवाइड, कर दिया 2 से डिवाइड। कितना आ गया? कितना आ गया? 0, 0 आ जाना चाहिए बस। बोले सर ये क्या निकला है? ये बोले सर x निकला है। क्या निकला है? x निकला है। निकलने को तो अपन यहां पे क्या बोलेंगे? बोले हमें कैसे पता लगेगा कि n की वैल्यू क्या है? तो n की वैल्यू आपकी x प्लस वाई, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। कुछ समझ में आई? आपको उनको जोड़ देना है। जब भी आप डिवाइड करो, डिवाइड किया आपने मान लो, और डिवाइड करने के बाद आपका पूरी तरह वो डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया कुछ, उस रिमाइंडर को आप ये मानो कि वो टोटल आपका न्यू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है? न्यू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जैसे न्यू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, उसको आप वापस चेक करोगे कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली, सुनना मेरी बात, ऑब्वियसली जब आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कैटेगरी से मैच करेगा, तो नया वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे मैच करेगा। क्यों? क्योंकि 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, फिर वो 2 से ही होगा। समझ में आई? और शेष जो बचेगा वो 1 से लेकर 7 तक ही बच सकता है। जो यहां पे रिमाइंडर बचेगा वो 1 से 7 तक ही तो बच सकता है। तो 1 से 7 तक का क्राइटेरिया ये आ जाएगा। और मान लो कि आपके पास 18 है, यहां पे 18 का डिवाइड कर रहे हो, मान लो ऐसे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए जो 56 से ज्यादा है, और आप 18 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपको पता है 18 से डिवाइड करने पर 1 से लेकर 17 तक, 1 से लेकर 17 तक आपके रिमाइंडर रह सकता है। तो आपका ये क्राइटेरिया भी आ सकता है और ये क्राइटेरिया भी आ सकता है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितनी बार जाए तब तक देना है जब तक 0 नहीं आ जाए। जो आपके आंसर्स आ रहे हैं डिवाइड करने पर, उनको ऐड करना है। वो आपको किसकी संख्या देंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी मैं पीछे वाले एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी पीछे वाले समझाने वाला हूं मैं आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चले ठीक है बेटा। अब देखो इधर इसको, हाँ यहां पे कितना है? 22। 22 का मतलब डिवाइड किससे करेंगे? 8 से करेंगे। तो 22 को आप 8 से डिवाइड करोगे। 22 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से। तो बोले सर केवल 2 बार जा रहा है, जाने दो। कितना आ गया? बोले सर 28 से 8 से डिवाइड किया तो अपने पास कितना आ गया बेटा? देखो चेक करो फटाफट। हाँ चेक किया तो हमारे पास कितना है? यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 कौन से क्राइटेरिया में आ गया? दूसरे वाले। तो ये 6 का अपन फिर डिवाइड करेंगे, 6 को डिवाइड करवाएंगे इसे 2 से। तो बोले सर 3 आ रहा है, आने तो 3, बोले 0 हो गया, खत्म कहानी, अब किसी से डिवाइड नहीं करवाने। तो 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5। तो 5 का मतलब क्या होता है? sp3। नहीं समझ में आई? नहीं आएगा समझ में? इजी एकदम, कर सकते हो आराम से। देखो अब ये 36 का क्राइटेरिया है साहब। बोले सर अब 36 वाले में क्या करें? बोले 36 वाले में 8 का ही डिवाइड करेंगे। तो कर लो, 36 में 8 का डिवाइड करना है। तो कितनी बार गया? 4 बार गया। बोले सर कितना आया? ये आ गया साहब, आ गया। कितना शेष बचा? 4। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए नए।
तो ये कौन सी कैटेगरी में है? 2 से डिवाइड वाली कैटेगरी में। तो आप क्या करोगे, दोबारा लिखोगे 4 को और किससे डिवाइड करोगे, 2 से। तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 2 और ये 4 और 2 मिलकर क्या बना लेंगे, 6। 4 + 2 = क्या बना लेंगे बेटा, 6 बना लेंगे। तो 6 का मतलब क्या होता है बेटा, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा वो मिलेगा sp3d2। ऐसे ही आप इसका चेक कर लो, ऐसे ही आप इसका चेक कर लो, ऐसे ही आप इसका चेक कर लो, है ना। चेक कर लेना भाई। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीख लिया था किनमें, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। आपको लगभग 4 मेथड बताए थे मैंने, ठीक है नहीं है। आज जो अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करेंगे। किस में करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। कोई दिक्कत? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी स्ट्रक्चर्स आएगी, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे भी आपको पॉइंट ग्रुप का जवाब देना पड़ेगा कि क्या पॉइंट ग्रुप होगा। ग्रुप थ्योरी से रिलेवेंट सारी बातें वहां पे भी हो सकती है, ठीक है नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में VBT एक्सप्लेन करती है। कौन करती है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आई बात? अब समझने की कोशिश करना कि आप VBT से कैसे एक्सप्लेन करोगे। VBT से कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो VBT चीज अलग है, वो अपन अलग पढ़ेंगे। पहले अपन डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल में आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कौन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको सबसे पहले मिलेगा। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है नहीं है। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से क्या पूछने हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ढंग से समझना क्या क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। वो पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर आप ये बताइए कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है नहीं है। तो आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। आपने पूछा सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोई दिक्कत? तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपको बता देगा कि मेरे पास इस लिगेंड के इतने डोनर एटम है, कितने भी लिगेंड हो, लिगेंड से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड नेवर बी कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है नहीं है। हो सकता है अगर वो मोनोडेंटेड हो तो लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, ठीक है नहीं है। तो ऐसी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि लिगेंड के बारे में सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको ये पता लगाना है कि एक लिगेंड में कितनी डोनर साइट होती है, कितनी डोनर साइट होती है। मान लो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपके पास 2 आए, 3 आए, 4 आया, 5 आया, 6 आया, बस ये कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 या dsp हो सकता है, dsp2 हो सकता है। 5 अगर है तो sp3 d या dsp3 हो सकता है, ठीक है। इसमें sp3 d2 या d2 sp3 हो सकता है, d2 sp3 हो सकता है। देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज कोऑर्डिनेशन नंबर से हो जाती है कि भाई इतने ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, लेकिन अभी अपना काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमारे पास ड्यूअल हाइब्रिडाइजेशन है एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, दो हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये अपन को नए क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे इससे, किससे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से, ठीक है नहीं है। नए क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से तो हमें 2 हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर से तो आपको 2 हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ड्यूअल हाइब्रिडाइजेशन है कि ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको और क्या पूछना है, ठीक है नहीं है। और क्या पूछना है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। फिर क्वेश्चन पूछना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सर आपके पास जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो कौन है? सेंट्रल मेटल एटम कौन है? समझ में आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताएगा कि मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डी है, 3D का, बिलोंग टू 3D, या फिर बताएगा बिलोंग टू 4D और 5D। किससे बिलोंग करता है? जवाब दे दिया इसमें। जब बिलोंग टू 3D और 4D होता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से होती है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन का भरना किसके हिसाब से होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या है ये मैं समझाऊंगा आपको, समझ में आई? स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। अगर आपके पास 3D का है तो फिर एक क्वेश्चन पूछना कि आपके जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ये फिर दो जवाब देगा आपको। क्या देगा बेटा? फिर दो जवाब देगा। तो पहला जवाब कौन सा है कि साहब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट वो ग्रेटर देन 3 है। क्या है भाई? ग्रेटर देन 3। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 3 हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किसके हिसाब से करवानी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से। हाँ, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के इक्वल है और 3 से कम है तो फिर एक क्वेश्चन और करना है। क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से समझना। जैसे ही आपको पता लगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी क्या है, 3 के इक्वल या 3 से कम है, तो इससे पूछेंगे भैया आपके पास लिगेंड कौन से हैं? लिगेंड तो बता दो, लिगेंड कौन से? लिगेंड कैसा है? तो यहां पे भी दो जवाब देगा आपको। क्या जवाब देगा बेटा? दो जवाब देगा। वो ये कहेगा कि मेरे पास लिगेंड ऐसे हैं, लिगेंड ऐसे हैं जिनकी डोनर साइट डोनर एटम, ऐसे लिगेंड है जिनके डोनर एटम या डोनर साइट या तो कार्बन है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है। ये जवाब आ गया। डोनर एटम या डोनर साइट या तो क्या है बेटा? कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है। अगर ये जवाब मिल जाता है तो आपको क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसके हिसाब से करवानी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसके हिसाब से करवानी है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से करवानी है। ध्यान रखना ये, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आपको डोनर एटम या डोनर साइट मिले ऑक्सीजन में से, सल्फर में से, किसमें से? ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजेंस में से, तो ये एक ही तो केस आया अपने पास केवल। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग वो करवानी है वीक फील्ड के हिसाब से। कैसे करवानी है? वीक फील्ड के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देख लेना किस हिसाब से करवानी है। ठीक है नहीं है? अब बोलोगे सर इनके एग्जांपल बता दो। इनके तो हम फिर देख लेंगे, इनके याद हो जाएंगे तो उनके याद हो जाएंगे। ठीक है नहीं है? इनके एग्जांपल्स देखो आप। वो डोनर एटम जो ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन है। तो पहले हेलोजेंस की बात करते हैं। यानी कि आपको डोनर एटम मिले FCl, Br और I। क्या मिले? I। ठीक है भाई। आपको डोनर एटम मिले H2S, HS माइनस, H2 माइनस, S माइनस 2, ये भी मिल जाए सल्फर। ठीक है नहीं है? ऑक्सीजन मिले, बोले सर H2O, OH माइनस, O माइनस 2 और ऑक्सीलेट हो।
ऑक्सीलेटो या थायोऑक्सीलेटो एक ही बात है, घबराना नहीं है। डोनर एटम आपके पास ऑक्सीजन, और एक जो है नाइट्रोजन डोनर एटम जो है इनकी तरफ है, वो है अजाइल M3-। ये वीक फील्ड है। कैसा है बेटा? वीक फील्ड। तो मेरे को लगता नहीं है कि आप इन एग्जांपल्स को याद नहीं कर सकते, बस ये याद रखना ये एग्जांपल है जिनको वीक लिगेंड कहा गया है या वीक फील्ड लिगेंड कहा गया है। ठीक है नहीं है? कोशिश यही रहती है स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ लेके जाएं, लेकिन अगर लिगेंड ये लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होगी वो कैसी होगी? वीक फील्ड के हिसाब से होगी। कैसे होगी बेटा? वीक फील्ड के हिसाब से। कोई दिक्कत? अब करना क्या है? बोले सर हमने ये काम कर लिया, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा? ये काम हमने कर लिया, अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा? कैसे पता लगेगा कि sp3 है? कैसे पता लगेगा dsp2 है? कैसे पता लगेगा sp3d है? कैसे पता लगेगा dsp3? तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसी के ऊपर आ जाओ वापिस। आपको क्या करने हैं? आपको सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? सेलेक्ट। क्या करने हैं बेटा? सेलेक्ट। क्या करने हैं? सेलेक्ट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब आप कहोगे सर ये रिक्वायरमेंट क्या है? बात समझ नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है? अब समझना गौर से। रिक्वायरमेंट ये है कि आपको क्या चाहिए वो चेक करना है। आपको चाहिए मिनिमम एनर्जी के मिनिमम एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल। मिनिमम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से आपको मिनिमम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सोचना एक बार, मैं एग्जांपल्स करके बता देता हूं ये वाले। ठीक है नहीं है? आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन को करना कैसे है। चलिए भाई, ठीक है नहीं है? और मैं बता दूं आपके इसके ऑलमोस्ट 15 एग्जाम का सॉल्यूशन, 15 एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। पहले वो देखना, फिर वेस्पर के ऊपर आएंगे अपन। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? 15 एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, पूरे का पूरा चेक कर लेना। कोई डाउट हो तो वहां बता देना। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करवा रहा हूँ, पहले वो चेक कर लो। तो आपको क्या है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन नॉलेज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है नहीं है? और आप कहोगे सर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, अरे वेस्पर थ्योरी जब करवाऊंगा तो साथ के साथ उनके हाइब्रिडाइजेशन भी अपने चलते जाएंगे। यहाँ पे वेस्पर का रोल नहीं आएगा। तो दोबारा सुन लो मैंने क्या समझाया है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का आपको हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, क्या चाहिए बेटा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा उससे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यहां बैठ जाइए आप, आपका वाइवा लगने वाला है। और वाइवा लगने वाला है, आप जो जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगा उसके सही सही जवाब दोगे। या ये कह दो कि आप कटघरे में खड़े हो, ये गीता पे हाथ रखो और कसम खाओ कि आप जो भी कहोगे सच कहोगे। तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो बिल्कुल सच बोलेगा, सारी चीजें क्या बोलेगा? बिल्कुल सच बोलेगा। कोई दिक्कत? अब समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन अपना ये था कि भैया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसने बता दिया 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने एक प्रिडिक्शन किया हाइब्रिडाइजेशन का कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। प्रिडिक्शन में 2 प्रिडिक्शन ऐसे थे जो एक्यूरेट थे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे प्रिडिक्शन में इसने 2 ऑप्शन दे दिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इनमें से कौन सा होएगा, इसके लिए, इसको जानने के लिए हमने और क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए कि कोऑर्डिनेशन सर आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है,
स्कैंडियम वाली सीरीज से बिलोंग करता है, इट्रीबियम वाली सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है नहीं है, और लेंथेनम वाली सीरीज से बिलोंग करता है, ठीक है नहीं है। 3D 4D 5D सीरीज, कौन सी सीरीज से ये बिलोंग करता है? तो इसके पास जवाब आया कि यहां पे भी दो ऑप्शन दे दिए इसने, या तो 4D 5D से हो या 3D से हो। तो अगर 4D 5D से हो तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करवानी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से करवानी है। कैसे करवानी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से। और अगर 3D का मेटल आ जाए तो उससे फिर एक क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछना है कि भैया सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो ये बोलेगा कि ग्रेटर देन 3 है। तो ग्रेटर देन 3 है तो किधर चले जाना? स्ट्रॉन्ग फिलिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फिलिंग में जाना है आपको, स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से फिलिंग करवानी है। और अगर उसने ये कह दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 से कम है, तो आपको एक क्वेश्चन और पूछना है। कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? लिगेंड कौन सा है? तो लिगेंड के लिए ये लिगेंड नहीं बताएगा कौन सा है, ये आपको बताएगा डोनर साइड कौन सी है लिगेंड की, क्योंकि डोनर साइड से अपन बिल्कुल याद कर सकते हैं, ठीक है नहीं है। ये बोलेगा कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस मेरे डोनर एटम है, डोनर साइट है, डोनर एटम डोनर साइट है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस जिनके पास डोनर साइट होती है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग करवाते हैं। और जिनके पास ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन होते हैं, जैसे ये एग्जांपल्स मैंने लिखे F माइनस, ये एग्जांपल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है नहीं है। ये क्या करवाएंगे? वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग फिलिंग और व्हाट इज द वीक फिलिंग। समझ में आई कि स्ट्रॉन्ग फिलिंग क्या होती है और वीक फिलिंग क्या होती है? चले भाई, चले। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, मेटल के ऑर्बिटल को सिलेक्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और कैसे सिलेक्ट करोगे? रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल पकड़ने हैं, किसके हिसाब से? कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से आपको पकड़ने हैं। पकड़ लोगे मिनिमम एनर्जी की, और हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले अपन ये तो देखें कि आपकी वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होती है। चले भाई, तो देखो यार आराम से दूसरा पॉइंट। तो हमारे पास पहला आ गया बेटा कौन सा? अपने पास आ गया पहला वीक फील्ड, वीक फील्ड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे अपन? वीक फील्ड, ठीक है नहीं है। चले भाई, तो मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, वो टेबल आप ड्रॉ कर लो। बिल्कुल ऐसी टेबल बनेगी आपकी, ये देखो आराम से, ये n-1b है, ये ns है, क्या है बेटा? ns। ये क्या है? nb, ये nb है, और ये ऑर्बिटल जो बाहर का है वो nd है। क्या है? nd। कोई दिक्कत? तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि अपन को क्या लगे, अपन को दिक्कत नहीं आए इसको बार बार ड्रॉ करने में। तो ये लो ऐसा कॉपी हो गई। अब पेस्ट पे पेस्ट करे जाऊंगा मैं। ये पेस्ट कहां गया? ये ना, लगाओ यहां पे इसके नीचे, ठीक हुई? थोड़ा टेढ़ा हुआ क्या? सीधा कर लेते हैं इसको, 0 डिग्री का दिखा भाई। हाँ ये आ गया, ठीक है भाई। ये दोनों लो, 2 से 4 बनाते हैं अपन। ऐसे टोटल 10 आपको क्या करने पड़ेंगे? ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये फिर कॉपी की अपन ने, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और फिर पेस्ट करते हैं। 10 लिखते हैं अपन को टोटल 10, तो इनको भी छोटा करेंगे अपन इसी के हिसाब से। ये छोटा कर लिया अपन ने, और हो गए भाई छोटे, कोई दिक्कत? अब इसको तो हटा दूंगा बेटा, और इनको फिर कॉपी करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे सारे। ये कितने हो जाएंगे? 4 × 2। तो आप फटाफट जो है ये 10 बना लो, कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। और छोटा कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, टेंशन मत लो।
टोटल 10 बनाने अपन, टोटल कितने बनाने, 10 बनाने, 10 बनाने, 10 कितने बन गए अपने पास, 8 बन गए, 8 बन गए। एक बार और अपन पेस्ट कर सकते हैं इसको, ये देखो ये पेस्ट कर दिया, इतना अच्छा क्यों हो जाता है। तो अपन को 2 ही तो चाहिए, 2 ही दिखाएंगे अपन, तो ज्यादा कहीं दिखाएंगे। ये थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको, हो गया भाई, ये लो 10 हो गए। ठीक है, अब इन 10 को मैं कॉपी कर लूंगा, कर ही लेता हूं मैं कॉपी, फिर पेस्ट अपन एक साथ ही कर देंगे। 10 क्या, 10 को कॉपी कर लेते हैं, 9 को कर लेते हैं, फिर और उठा लेंगे बाकी। कॉपी कर लिया, कॉपी छोड़िए इसको। अब हमें क्या करने हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी नीचे आ जाएंगे अपन 1 बाई 1। आपको तो बड़ा करके दिखाता हूं मैं, बड़ा करके दिखाता हूं, ठीक है बेटा। चलें, तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर रहे हैं। अब मान लो कि अपने पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D1 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज करना है, कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या, देख लो आराम से, एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया। अगर मान लीजिए कि D2 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिए। हुंड के नियम के हिसाब से चलना है इसमें, क्या चलना है, हुंड के नियम के अनुसार। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिल करने हैं, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं बेटा तो इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत कोई समस्या, D1 D2 D3, और ये रहा आपका D5, ये D5 है। तो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है उनके कंसेप्ट के हिसाब से। D5 के बाद में आपका आएगा D6, तो D6 में आप 6 इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करवाओगे बेटा, 5 और ये 6 हो गया। D7 का कैसे करवाओगे, D7 का ये देखो हो गया, D7 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। D8 का कैसे करवाओगे, D8 का कैसे करवाओगे, बोले सर ये 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया था। D9 का कैसे करवाओगे, D9 का बोले सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और D10 का कैसे करवाओगे, D10 का और भी आसान है, D10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए। तो इस प्रकार से आपको क्या करवाना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवानी है। 1 to 10 आई थिंक समझ में आ गया होगा, 1 to 10 समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या, देख लो आराम से। ये कौन सी है, वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, जो 1 से 10 तक होनी है, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड पढ़ेंगे। यहीं पे बना देता हूं ताकि कंपैरिजन भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। वीक फील्ड के अपोजिट कौन सा गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो अपन जो 10 पे कॉपी की थी वो पेस्ट कर देता हूं, कहां है ये, 9 अपन ने किए थे, और लिए हैं अपन, क्या दिक्कत होगी है बेटा, वो लिए, ठीक है, कोई कोई बात नहीं। अब देखो आप समझने की कोशिश करना, यहां तक समझो। अगर मान लीजिए कि आपके पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो ये तो n-1d है, ये ns है, ये np है, और ये nd है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो फिल करोगे, देखो ऐसे ही तो करोगे, 1 2 कैसे करोगे, 2 ऐसे करोगे, ठीक है। 3 कैसे करोगे, 3 बोले सर ऐसे करेंगे, 3, बहुत बढ़िया बात, आपने कर लिए 3 तक। लेकिन 4th में गड़बड़ हो जाएगी। 4th में क्या होगी, 4th में एब्नॉर्मलिटी आती है 1 2 3, और 4th यहां जाने की बजाय यहां पे होता है, पेयरिंग करता है 4th इलेक्ट्रॉन, समझ में। इसका मतलब 5th भी गड़बड़ करेगा, ये 5th इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5। D6 भी गड़बड़ करेगा, 1 2 3
4, 5 और 6। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 6 तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो चैट बॉक्स में डाल देना कि सर ये इसमें दिक्कत आ रही है, मिनट के साथ डाल देना कि सर इस मिनट पे दिक्कत आ रही है, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अपन D7 की बात करेंगे, कब, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मजा आएगा इसमें करने में। अब देखो D7 की बात करते हैं, करें, कर ले। D7 तो D7 में मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैं फिलिंग करवाने जा रहा हूं। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D7। तो 1 2 3 4 5 6 समझ में? और जैसे ही यहां पे 7वां इलेक्ट्रॉन बैठने लगेगा, 7वां इलेक्ट्रॉन बैठने लगेगा तो कौन चिल्लाएगा? सेंट्रल मेटल आयन चिल्लाएगा। अरे बोले रुक जा यार, क्या गड़बड़ कर रहा है तू? मेरे को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेरे को चाहिए। तू एक काम कर, इलेक्ट्रॉन तू यहां मत बैठ, तू यहां मत बैठ, तेरे को मैं जगह देता हूं, तेरे को डी ऑर्बिटल चाहिए और मेरे को 2 मिनिमम चाहिए, तो तू यहां मत बैठ, मैं तेरे को दूसरी जगह बिठाता हूं। आजा 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 आजा, बैठ जा। बैठ गया डी इलेक्ट्रॉन, ये भी राजी, ये भी राजी, दोनों राजी। क्या दिक्कत हो गई बताओ? हैं? इसने रिक्वेस्ट की सेंट्रल मेटल आयन ने कि 2 डी ऑर्बिटल मेरे को खाली चाहिए, और इसने मान लिया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां बैठा हूं, यहां बैठा हूं, बैठा हूं डी में, कोई दिक्कत वाली बात। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 की सुनो कि 4 और 5 में क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में क्या होने वाला है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में 1 2 3 4 5 और 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में क्या है, चेक करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में है एक डी ऑर्बिटल चाहिए, एक डी ऑर्बिटल चाहिए, एक ही चाहिए ना। जब एक डी ऑर्बिटल चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां रुक सकता है, आगे क्यों जाएगा भाई? नहीं समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, बस की सीट होती है 2 की, एक भी ऊपर किसी ने रुमाल रख दिया, कोई आदमी आके बैठ रहा है उस सीट के ऊपर, और वो बोलेगा कोई आएगा, बोला आएगा तब उठ जाऊंगा, क्या दिक्कत हो गई, उठा देना, आए तब तक बैठे रहने थे मेरे को। तो वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में। समझ में आई बात? एक ही हाइब्रिडाइजेशन में एक ही ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे बैठा रहता है, यहीं पे बैठा रहता है। आगे चले, आगे चले, ये समझ में आया भाई? बिल्कुल इजी है। अब अपन को कॉन्फ़िगरेशन 8 की बात करनी है। किसकी बात करनी है? 8 की बात करनी है। तो उसको कॉपी पेस्ट को कॉपी लिया तुम, ये थोड़ा बड़ा करेंगे तो यार ये घूम क्यों जाता है, मेरे को समझ नहीं। ये देखो थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ, और हो जाओ भाई बड़ा, और हो जाओ, 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 बस इतना ही थोड़ी होगा, कैपेसिटी और बड़ी होने की हो गई, बराबर तो हो कम से कम इनके। हो गया भाई बड़ा, हो गया, चलो छोड़ो, हो गया बड़ा। अब बात करते हैं अपन किसकी? D8 कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी? D8 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अपन बात कर लेते हैं, बात करते हैं, देखो कैसे। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 की पहले बात करते हैं। पहले किसकी बात कर लेते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 D8। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यही था, यही था। तो 8 इलेक्ट्रॉन भी यहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही तो चाहिए इसको डी ऑर्बिटल, तो रुक जाएगा। क्या दिक्कत होगी? रुक नहीं सकता भी। अरे इसकी कैपेसिटी 2 की है तो 2 को बिठा देगा। ये क्या रहेगा आपका? वैकेंट, खाली। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में केवल एक ही डी ऑर्बिटल चाहिए। रिक्वायरमेंट कितने की है? एक ही डी ऑर्बिटल की। बहुत बढ़िया बात। तो अब बात कर लेते हैं अपन D8
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, किसकी बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का कंपैरिजन अपना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा छोटा करेंगे, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी आपको। पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, पांचवा यहां पे, छठा यहां पे और सातवां इलेक्ट्रॉन यहां पे। अब आठवां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, आठवां। समझ में आई? भाई एक आदमी है, उसको तो बहाना करके आपने भेज दिया आगे, लेकिन दूसरे को कहां भेजोगे, दूसरे को नहीं भेज सकते, दूसरा बहाना माने नहीं माना, इसकी तरह बेकार आदमी हो तो ये टिक जाएगा, टिक गया नहीं है। अब ये क्या करेगा, ये दोनों जानकार निकला है, अरे बोले तू उधर क्या कर रहे है भाई, इधर आ मेरे पास, और मेरे पास आ, कहां, मेरे पास आ, और देख मैं तेरे को बहुत बढ़िया जगह देता हूं, क्या देता हूं, बहुत बढ़िया जगह देता हूं, तो आजा मेरे पास, टेंशन मत ले, मैं हूं यहां। होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या करें, और ऐसी जगह ऑक्यूपाई करवाता है जब एक ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो चुका है, तो इसकी दूसरा ऑर्बिटल किस काम का, हाइब्रिडाइजेशन में एक साइड के ऑर्बिटल काम में आएंगे, या दो इधर के लो या दो इधर के लो, ऐसे नहीं एक इधर का ले लिया एक इधर का ले लिया, समझ में आई? तो इसने कहां से बुला लिया, इस ऑर्बिटल से उठा के इसको बुला लिया कि आजा यार, क्या मतलब है, ठीक है नहीं है। अब चलते हैं अपन किसके पास, D9 के पास, किसके पास चलेंगे बेटा, D9 के पास। D9 कॉन्फ़िगरेशन अपन को चेक करना है, ये समझ में आ रहा है बेटा, D9। अब D9 की बात करते हैं, तो पहले D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी बात कर लें, 6 की ही बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो 9th भी यही आएगा, हाँ भाई क्या दिक्कत हुई, कोई दिक्कत ही नहीं, हाँ। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही 4 और 5 होएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 होएगा, कोई दिक्कत, तो ये क्या करेगा, अब समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 में 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक भरेंगे, ऐसे समझ में आई बात, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, चेक कर लो ये बराबर D8, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठ रहा है, बैठ गया। अब सेंट्रल मेटल आयन वैसा ही झांसा देता है इसको जैसा किसको दिया था, ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कि देख मेरे को एक ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तेरे से रिक्वेस्ट है तू यहां ना बैठ के, तेरे को दूसरी जगह दे दूं मैं बैठने के लिए, दे दिया। अब बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, लेकिन जैसे D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन सा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो D10 में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो, 6 का हो चाहे 4 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेगा ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो है वो यहीं पे पेयर होएगा, तो इसका मतलब पेयरिंग हो गई, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, भाई एक को तो भेज दिया, दूसरे को जा सके कैसे देगा, तो ये इसको भी बुला लेगा, बोले यहां पे है तू उठ के आ जाएगा, उठ के आ जा, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ आएगा, अपोजिट स्पिन के साथ आएगा ऐसे। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, D10 का हो गया। तो कुल मिला के बात ये है, ढंग से समझना भाई कंसेप्ट, कुल मिला के बात ये है कि ये आपको भरने आने चाहिए, ये फिलिंग आपको करनी आनी चाहिए कि अपन ने कैसे ये फिल किया, बहुत जरूरी है ये। अगर नहीं आती है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता नहीं लगेगा, पहले कह रहा हूं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का पता लगाने के लिए आपको इस प्रकार की फिलिंग आनी जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनों को फिल इस प्रकार से करते हैं, कर लोगे भाई। ये कौन सा फिलिंग है, ये है आपकी वीक फील्ड फिलिंग, और ये कौन सी फिलिंग है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग, इसको उतार लेना आराम से, ठीक है कि नहीं, हाँ, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें आती हैं, मोस्ट कॉमन चीजें हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अब कुछ एग्जांपल्स अपन चेक करते हैं, करेंगे, चलो एग्जांपल चेक करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं आयरन वाटर 6 और +3, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इससे, क्या पूछा भाई,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, लिगेंड बोलेगा, लिगेंड बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही 6 आएगा वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन के दो रास्ते खुल जाएंगे, दो रास्ते खुल जाएंगे, या तो हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d2 या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो d2sp3। कोई दिक्कत भाई? अब इन दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है यह पता लगाने के लिए हमें और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? और क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। हमने पूछा कि भाई मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है, तो इसने बताया कि आयरन है मेटल, और आयरन बिलोंग करता है 3D सीरीज से। बहुत बढ़िया बात। जब 3D सीरीज से मेटल बिलोंग करता है तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बोले साहब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बहुत बढ़िया बात, +3 मिल गया आपको, सही बात नहीं है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +3 हो या +3 से कम हो, तो फिर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, लिगेंड कौन सा भैया, लिगेंड कौन सा? तो ये बोलेगा लिगेंड एक्वा है, वाटर है लिगेंड, क्या है? और वाटर जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है। कैसा है? वीक फील्ड है। तो वीक फील्ड है तो वीक फील्ड फिलिंग करवानी है अपन को, तो वीक फील्ड फिलिंग करवा देते हैं, करवाओ। तो ये बनाया अपन ने d ऑर्बिटल, आराम से चेक करना बेटा, ये बनाया अपन ने d ऑर्बिटल, ये को d ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल है, ये बना रहा हूं तो, और ये आउटर d ऑर्बिटल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया 3D, ये हो गया 4s, ये हो गया 4p, और ये हो गया 4d। अब इस मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d6 4s2 होता है। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? तो इलेक्ट्रॉन बच गए 3 बच गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s0 हो जाएगा। वैसे भी इलेक्ट्रॉन फिल करते समय अगर मान लो कि s में इलेक्ट्रॉन है तो सारे इलेक्ट्रॉनों को अपने हाथ में लेकर और जेब में डाल लिया करो, और 1 बाय 1 क्या किया करो, इन ऑर्बिटल में सेट किया करो। अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल फिलिंग के हिसाब से बनना है, यानी कि वीक फील्ड के हिसाब से बनना है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन। ओहो, 5 इलेक्ट्रॉन बनने थे, ये 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे बने गए। ठीक है कि नहीं? अब रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मेरे को रिक्वायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पास गया, तो इसने मेरे को ये बताया कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है हाइब्रिडाइजेशन की वो 1s है, 3p है और 2d ऑर्बिटल चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट है मेरी। एक तो s चाहिए, 3p चाहिए और 2d चाहिए। मिनिमम एनर्जी के ये ऑर्बिटल पकड़ने हैं सर। मिल गया क्या? एक s ऑर्बिटल मिल गया क्या? एक p ऑर्बिटल, 3p मिल गया क्या वैकेंट, और मिल गया क्या 2d ऑर्बिटल मिल गया। अब जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिख दो, एक s 3p और 2d। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हुआ? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत? इजी है, कर सकते हो आप। हाँ जी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, कर लोगे आराम से, कोई समस्या कोई दिक्कत? ठीक। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं वो लेने जा रहा हूं, यहां से हटाऊंगा वाटर और यहां पे मैं डालूंगा CN लिगेंड। कौन सा लिगेंड डालूंगा? साइनाइड लिगेंड। ये साहब साइनाइड डल गया, और यहां का चार्ज भी चेंज होगा। क्या होगा? चार्ज चेंज होगा। हटाओ, और यहां पे चार्ज में अपन लगाते हैं -4। क्या लगाते हैं? -4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब वो ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर का, कितना भाई? 6। हाइब्रिडाइजेशन ये और ये दोनों में से हो सकता है। ये लास्ट की चीज है, लास्ट में पूछेंगे ये चीज। हाइब्रिडाइजेशन ये और ये हो सकता है। तो फिर और क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ भाई, मेटल कौन सा? मेटल आयरन है साहब, 3D सीरीज का है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसमें तो दिख गई थी, इसमें नहीं दिखी।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपन को, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद का है सारा काम। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स वाई जेड का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। आयरन की X 6 साइनाइड और 6 साइनाइड है, उनके ऊपर एक साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज है, और ये इक्वल टू होगा -4 के बेटा। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये -6, ये आ गई 4, तो यहां पे x इक्वल टू क्या आएगा 6, ये -4 है, -4, और ये आ जाएगा 6 माइनस, इसका मतलब 2 आ गई, यानी कि आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आयरन की, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछना है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा है नहीं, 3 से कम है। लिगेंड कौन सा? तो लिगेंड फिर चेंज हो गया अपना, तो लिगेंड भी चेंज हो गया, हटाओ इस लिगेंड को। हमारे पास बोले सर CN- लिगेंड है, और बोले डोनर साइड कैसी है, कार्बन। इसका मतलब ये क्या नहीं है, वीक नहीं है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ही फीलिंग होगी, जो इलेक्ट्रॉन फिल करवाएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की ही होगी। ठीक है बेटा, तो मैं इनको साफ कर रहा हूं, ये किसी काम के नहीं है मेरे, ये किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मेरे को दोबारा करवानी पड़ेगी, सब चीज इलेक्ट्रॉन की फिलिंग दोबारा करवानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं भाई मेरे को? अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d6 4s0, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है इसमें। तो भैया एबनॉर्मल फिलिंग या वैसी फिलिंग करवाएंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन यही फिल होंगे क्या? चेक करो, देखिए एक बार, हो गई क्या 6 इलेक्ट्रॉन फिल? हो गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर दिक्कत समस्या हो तो बता दो मेरे को कि सर ये दिक्कत, ये समस्या है, कर सकते हो आराम से, इजी है आराम से। अब क्या करना है अपन को, रिक्वायरमेंट पूछनी है, किससे? सेंट्रल मेटल लाइन से तो पूछेंगे रिक्वायरमेंट, भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या है? बोले मेरे को 1 S चाहिए, 3 P चाहिए और 2 D चाहिए, खाली वैकेंट। 1 S चाहिए, 3 P चाहिए और 2 D चाहिए, वो भी वैकेंट। तो बोले देखो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, D पहले आ जाए, पहले खाली वाले मिल जाए या बाद वाले मिल जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब जैसे मार्केट में आप गाड़ी लेने जा रहे हो जनवरी में, समझ में आई बात? आप मार्केट में गाड़ी लेके गए, लेकिन वहां पे जाके आपको पता लगता है, मान लो कि वर्ना लेने गए, तो वर्ना लेने गए तो वर्ना गाड़ी क्या होती है, महंगी आती है, 10 लाख, मान लो 10 लाख की आ रही है, ऐसे मान लो, नहीं आती मेरे को पता है, लेकिन 10 लाख मान लो। अब 10 लाख की, उसका 2021 मॉडल 10 लाख का आ रहा है, और जबकि वही मॉडल अपन 2021 मतलब 2021 का जो मॉडल है वो कितने का आ रहा है, वो 10 लाख का आ रहा है। और अगर आप 2020 मॉडल लेने जाओगे 2020 का, यानी कि दिसंबर तक मैन्युफैक्चर हुआ है या नवंबर में मैन्युफैक्चर हुआ है, वो मॉडल लेने जाओगे तो वो तुम्हें, आपको जो है कम से कम 1,00,000 1,50,000 रुपए सस्ता मिलेगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटेलिटी बनी हुई है लोगों। कई लोग जो समझदार होते हैं वो 1,00,000 1,50,000 रुपए बचा के पुराना मॉडल ले आते हैं। क्यों? क्योंकि जब आरटीओ से आप रसीद कटवाओगे, रिसिप्ट कटवाओगे, तो वो 2021 की कटेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग 2021 ही मानी जाएगी, क्योंकि आरटीओ से जब रसीद कटती है तभी से मानी जाती है। और वैसे 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 पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं है? कोई समस्या, कोई डाउट? हाँ, तो दिमाग अपन को ये रखना है। और इससे क्या होती है, वारंटी में भी फायदा मिलता है, क्योंकि वारंटी में वो जो आरसी में जो डेट आती है वही वारंटी चलती है। तो मैंने जो गाड़ी ली थी मैंने 6 महीने बाद रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो मेरी वारंटी जो है 5 साल की थी वैसे तो कंपनी के हिसाब से, लेकिन गाड़ी खरीदने के 5.5 साल तक मेरी वारंटी चली थी। समझ में आई क्यों चली थी? वो आपको पता लग गया, क्योंकि आरटीओ रजिस्ट्रेशन लेट हुआ था। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाली लो बाद वाली लो, डी ऑर्बिटल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल चेंज हो जाएगा और उसका नाम भी चेंज हो जाता है, ठीक है नहीं है? तो अपन को पहला डी मिल गया साहब, दूसरा डी मिल गया, 2 डी मिल गए, खत्म। एक एस मिल गया, एक पी मिल गया, एक पी ए मिल गया, एक पी ए मिल गया, रिक्वायरमेंट सारी खत्म हुई। अब लिख दो, बोले 2 डी 1 एस और 3 पी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया,
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बेटा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, और आप ये कहोगे ना कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, भैया फर्क नाम का है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ये कहलाएगा अंदर वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कुछ समझ में आई, बस यही है मैंने, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अपन किसकी ओर, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं भैया। अभी जो चल एक एग्जांपल और ले लेता हूं, स्कैंडियम वाटर 6+3। वो एग्जांपल्स लेऊंगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछो इससे, कोऑर्डिनेशन नंबर, बोले साहब कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 6 है, तो 6 है तो दो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे, कौन से, या तो sp3d2 या d2sp3। तो बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोले सर नहीं पता, क्वेश्चन और पूछेंगे, मेटल कौन है साहब, बोले स्कैंडियम मेटल है, और स्कैंडियम कौन है, स्कैंडियम जो है अपने 3D का मेटल है, बहुत बढ़िया बात। तो भैया चार्ज बता दो मेटल के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगा कि स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो फिर लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे अपन। बोले भैया लिगेंड कौन सा है, बोले लिगेंड मेरे पास वीक फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड H2O है, और वीक फील्ड लिगेंड की फिलिंग होगी। ठीक है, नहीं है तो फिलिंग करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। ये रहा आपके डी ऑर्बिटल 5, ये रहा आपका 1s, ये रहे आपके 3p, और ये रहे 5d। बाहर आप चाहो तो लिख दो 3d, 4s, 4p और 4d, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब जैसे ही अपन स्कैंडियम के पास जाएंगे तो स्कैंडियम बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 है, और कितने इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए मैंने, तीनों इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर हमें तो मिनिमम एनर्जी के 6 ऑर्बिटल पकड़ने, तो अपन d5s कर दे हाइब्रिडाइजेशन। नहीं बेटा, नहीं करना। आप उससे पहले क्वेश्चन पूछोगे इससे, किससे, इससे सेंट्रल मेटल रिक्वायरमेंट बोल, तो ये बोलेगा रिक्वायरमेंट मेरे को 1s 3p और 2d चाहिए, तो इसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। अब d अंदर के काम में आए बाहर के आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 तो d चाहिए, मिल गए 2d, 1s चाहिए, 3p चाहिए, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, d2sp3 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको थोड़ा सा बस फोकस करने की जरूरत है। फोकस अगर बढ़िया हो गया तो क्वेश्चंस आपके बड़ी आसानी से होंगे। अभी अपन टॉपिक में नहीं एंटर हुए हैं, केवल हाइब्रिडाइजेशन अपन सीख रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको दिख रहा है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस का पता लगेगा कि कौन इस, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, कौन टेट्राहेड्रल है। ये शेप साइज की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब जो बात करने जा रहे हैं अपन नेक्स्ट, वो करेंगे NiCl4 की, ठीक है बेटा, NiCl4 की वही बात। फिर पहला क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो दो विकल्प खुल गए, या तो sp3 या dsp2। इन दोनों में से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट है वो जानने के लिए हमें मेटल्स, इससे सेंटर कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि तेरा मेटल कौन सा है। भैया ये मेटल बताएगा तेरा निकिल है, कौन है वो निकिल, निकिल किसका है, 3D का है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये बोलेगा निकिल +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, +2 है, चल रहा है काम। कैसे निकालेंगे, निकाल लेना इसका, x -4 इधर आएगा, +4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद, लिगेंड। लिगेंड के लिए ये जवाब देगा कि भैया Cl- है और वीक है। क्या है भाई, वीक है, Cl- है
और क्या है, वीक है। तो वीक है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वैसे ही करवाएंगे, वीक के हिसाब से, वीक के हिसाब से करवानी है अपन को, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा दो, क्या दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वीक के हिसाब से ही आपको करवानी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, निकिल बोलता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s होता है। 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिए तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 3d8 4s0, 3d8 4s0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से, तो चलने दो। तो अब देखो 1 2 3 4, नो नॉर्मल चलना है, 4 5 6 7 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किसके पास जाएंगे, अपन को रिक्वायरमेंट चाहिए, तो ये यहां पे 2 रिक्वायरमेंट बताएगा, वहां पे तो एक ही रिक्वायरमेंट थी, 1s 3p 2d, यहां पे 2 रिक्वायरमेंट है। ये बोलता है मेरे को 1s चाहिए या तो 3p मिल जाए मिनिमम एनर्जी के, अगर 3p नहीं मिले तो 2p मिले मिनिमम और 1d मिले। समझ में आ गई बात? या तो ये कंडीशन मिले या फिर मेरे को 1s मिले 2p मिले और 1d मिले मिनिमम एनर्जी की। तो ठीक है यार, पहले ढूंढने गए, बोले मिले क्या मिनिमम एनर्जी का, हाँ बोले यही है मिनिमम एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल, और बोले ये लो यार तीनों मिल गए, 1s 3p मिल गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, sp3। तो निकिल क्या रखता है भैया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से, इजी। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में निकिल को गायब करता हूं और निकिल की जगह मैं लगाता हूं प्लेटिनम को। किसको लगाऊंगा, प्लेटिनम को। प्लेटिनम से वही क्वेश्चन पूछा गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 बोल दिए इसने कि sp3 या dsp2 हो सकता है, तो वो अपन को क्वेश्चन पूछने जायज है, ड्यूअल हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तो सबसे पहले हमने ये पूछा कि मेटल कौन है, तो मेटल में बड़े करारे जवाब में इसने दिया कि मेटल प्लेटिनम है। कौन है भाई, मेटल प्लेटिनम है। और निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम ये 5d का गया, कहां गया, 5d का। 5d जैसे आए, 5d जैसे आए वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस नहीं पूछने, लिगेंड वाला हट जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला भी हट जाता है। हम यही डिसाइड कर लेते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग होगी। जैसे ही अपन को मेटल दिख गया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लिगेंड फिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग करवानी है, लगी पता। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड फिलिंग के लिए हमें इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना जरूरी है। तो हमने ये चेक किया कि प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनों की जरूरत तो पड़ेगी ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ये तो पता होना चाहिए ना तुमको। अगर ये पता नहीं होगा तो फिर मतलब ही क्या है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है, आराम समझो, 5d8 और क्या है 6s2, कोई दिक्कत। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये 5d0 रह जाएगा और 6s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5d8 रह जाएगा और 6s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग जो अपन को करवानी है, इन 8 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवानी है, वो कैसी करवानी है, वो कैसी करवानी है, पहले इनको साफ कर लेता हूं मैं, पहले इनको साफ कर लेता हूं, कर लिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवानी है, और कैसी करवानी है अपन को, स्ट्रॉन्ग फील्ड 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसी तो करवाई थी, 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे ही तो करवाई थी। अब रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि भाई तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बोलता है कि मिनिमम एनर्जी का 1s या 3p मिल जाए, अगर ये नहीं मिले तो 1s 2p और 1d मिले मिनिमम एनर्जी का। तो ये जैसे इंटर करेगा ये मिनिमम एनर्जी का मिल गया भाई अपन को, क्यों, क्योंकि ये 5d है और ये 6d है, 6d की हाई एनर्जी होती है, 5d की लो एनर्जी होगी। तो बोले 1d ऑर्बिटल मिल गया। अब p के केवल मेरे को 2 ही ढूंढने, कौन से ढूंढने हैं, 2 ही। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, dsp2,
क्या बन गया बेटा, DsP2। आई थिंक पूरा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल मैंने हाइब्रिडाइजेशन समझाया आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज समझा दिया तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक में नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन चलता है, शुरुआत में बात कर ली थी अपन ने पहले वीडियो में, ठीक है। इसके बाद मैं टोटल 50 एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। पूरे हाइब्रिडाइजेशन देखिए, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद अपन वेस्पर थ्योरी और इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहां पे बात होगी जोन टेलर डिस्टोर्शन की, ठीक है बेटा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।